जांच करो। काम यहां वही हुआ है जो बाप नहीं कर सका। विजय बहुगुणा जी ने भी इस चीनी मिल पे उनकी भी गिद्ध जैसी नजर थी। उनके शासनकाल में वह ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि देखा कि अब तो सरकार कांग्रेस की रहनी नहीं, अब आएगी बीजेपी की। उन्होंने खट पल्ला बदल दिया और बेटे को चुनाव लड़वा दिया। जो काम बेटा बाप नहीं किया, आज बेटे ने यहाँ के किसानों के पेट में, यहाँ के मजदूरों के पीठ में लात मारने का काम किया है। ऐसे आदमी को जितनी भत्ता की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो सब कम है। दोस्तों मित्रों, मैं पुनः कहूंगा कि अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं। हमारे साथ ना वो बड़े भाई साहब वो है, आप उसका ऑन रखिए बस। समस्या ये नहीं है, मूल समस्या है कि आज के दौर में उसका फोकस रखिए। इधर आके आप बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बिटिया की शादी हो, किसी का बच्चा कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कहीं बाहर जाना है उसको। ऐसे माहौल में इस फैक्ट्री को हम जानते हैं कि कम से कम 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो मृतक आश्रित हुए। आज उनके भविष्य का क्या होगा? उनके भविष्य की चिंता इस सरकार ने नहीं किया है, तो उनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? किसान करेंगे और यहाँ के मजदूर करेंगे, उनके साथ उनकी लड़ाई के लिए, ताकि अगर यह उद्योग जिंदा रहेगा तो ये क्षेत्र खुशहाल रहेगा। इसलिए मित्रों, हम ये नहीं सोचना चाहिए आज जो दुख है, अगर हम उस दुख को झेल लेते हैं, लड़ाई से जीत जाते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल होगा। क्या हमारे लोग ऐसे थे कि बंद चीनी मिल को चला दिया? मैं पुनः कहना चाहूंगा कि उन सिर्फ हीरों से कह दो, उन सिर्फ हीरों से कह दो जिन्होंने बंद करने का फरमान किया है। उन सिर्फ हीरों से कह दो कि वो आन तक न पहुंचे, रहे अपनी सरहदों में, हमारे मन तक न पहुंचे। हम चैन से बैठे थे, उनके जिद ने बद्दुआ की, अब ये हाथ कहीं उनके गिरहबार तक न पहुंचे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने अभी हमारे चीनी में एम्प्लॉइज बरिस्टर गौर जी ने अपने विचार रखे और चीनी मिल चलाने के लिए अपील की उन्होंने, उनका धन्यवाद। और मैं अग्रिम कॉमरेड राजेंद्र सिंह नेगी और मेरा सबसे एक निवेदन भी है किसान भाइयों से, इस आंदोलन को आपने सुचारू रूप से चलाने के लिए धरना कब से स्टार्ट करना है और करना है नहीं करना है तो आप खड़े करिए। किसान भाई पर चीनी मिल एम्प्लॉइज का नहीं रुके, आप कर्मचारी रुके, सिर्फ किसानों से लो, किसान जितने भी हैं। और ये कब से आप चाहते हैं कि हम एकदम यहाँ बैठे, जो गन्ना वाला खेत में खड़ा है ना, वो संडे नहीं देख रहा है, वो खड़ा है, चूहा लगा है, वो संडे नहीं देख रहा है, वो खा रहा है। तो इसलिए हमें जो है संघर्ष जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा तो ये है कि सोमवार यहाँ धरना स्टार्ट कर दिया जाए। इस पर यदि सहमत है किसान लोग तो बताए। और जितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप टाइम कर दिया जाए सबको 10 बजे सोमवार यानी परसों यहाँ पहुंच जाना है। धरना अनिश्चित कालीन स्टार्ट कर देना है। और यदि और आंदोलन के जितने भी तरीके हैं सबका इसमें रहेगा। हमारे धरने पर सरकार ने नहीं सुना, हमें प्रदर्शन करने हैं। इस सरकार को जगाने के लिए हो सकता है शांत रात को जाकर ध्यान भी हमें जलाना पड़ेगा, टीके बजाने पड़ेगा। एक आंदोलन भी है कि यदि पूरी घूम के शहर के अंदर बजाएंगे तो ये सरकार यहाँ से लेकर
दिल्ली तक अपना मिलेगी। और पता है हमारे पूरे देश को अंदर किसान कितना दुखी है, वो छोड़ नहीं रहा है, न सोने दे रहा है। और इसमें ये एक तरीका है सही से बैठ जाओ यार, सब लोग सही से बैठ जाओ, थोड़ा लोग लगे भी है। सोमवार को 10 बजे हमें एक धन्यवाद अम्बेडकर में थोड़ा आगे हो जाओ, सब आगे लाइव दिखा देंगे तुम्हें यार, कुछ करो तो सही। अभी कुछ कर नहीं रहे क्या कर रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। बिठाओ 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 जो किसानों का सत्यानाश कर रही है, मजदूरों का सर्वनाश कर रही है, इससे कैसे हम संघर्ष करेंगे, कैसे हम कार्य करेंगे, इस पर भी हमारा मार्गदर्शन आप करेंगे। आप CITU के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, आप आइए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राष्ट्रीय कमेटी की ओर से इस सिद्धार्थगंज क्षेत्र के तमाम किसानों को और सिद्धार्थगंज चीनी मिल के एम्प्लॉयज कर्मचारियों को आपके आंदोलन के लिए समर्थन देते हुए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस बैठक के अध्यक्ष भी ग्रुप आ गया। हम देना चाहते हैं, हमको राजनीति सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो तय होता है वो राजनीति तय करती है। हमारे उत्पादन का दाम तय कौन करेगा, वो नेता तय करता है। हमारी जो चीज हम खरीदते हैं उसकी कीमत क्या होगी, ये नेता तय करता है। हमारे बच्चे को पढ़ने की फीस तय कौन करता है, ये भी नेता तय करता है। रोजगार विकास कौन तय करता है, ये भी नेता तय करता है। अगर सब कुछ नेता तय करता है, सब कुछ राजनीति में है, तो किसान को राजनीति सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं 2014 में मोदी जी ने पूरे देश के अंदर अडानी की, अंबानी की, टाटा की, बिरला के हेलीकॉप्टर में बैठ करके प्रचार किया कि जो ये मनमोहन सिंह की UPA 2 की सरकार है, ये सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने महंगाई बढ़ा दिया है कि देश का किसान मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है। इसलिए इस सरकार को हटाओ और मेरे को इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ। हमारी देश की जनता ने बहुमत के साथ लोकसभा में मोदी जी की सरकार बनवा दी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया का नारा। उस मेक इन इंडिया के नारे के लिए मोदी जी ने आज तक 200 देशों का भ्रमण कर दिया कि आओ मेरे देश में पैसा लगाओ, मेरे देश की प्राकृतिक आपदा, जितनी प्राकृतिक चीजें हैं उसको लूट के ले जाओ। देश की जनता को भरमाया कि उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार मिलेगा, किसान का उत्पादन बिकेगा, महंगाई को दाम कम होगा। 200 से ज्यादा देशों का भ्रमण कर दिया, एक भी पैसे का निवेश भारत में नहीं हुआ। दुनिया के पूंजीपतियों ने, भारत के पूंजीपतियों ने कहा कि जो आप मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, पहले 2 कानून को बदलो। एक कानून है मजदूर का कानून और दूसरा कानून है किसान का कानून। मजदूर के कानून को बदलने के लिए अध्यादेश लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि यहाँ मजदूर को यूनियन बनाने का अधिकार है, मजदूर को हड़ताल करने का अधिकार है, मजदूर को तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करने का अधिकार है। इसलिए इस कानून को बदलो। मोदी जी अध्यादेश लाए। इस देश का मजदूर 2 सितंबर 2015 को 15 करोड़ से ज्यादा मजदूर इकट्ठा हो गया। 2 सितंबर 2016 को 19 करोड़ से भी ज्यादा मजदूर इकट्ठा हो गया। क्या हम आपके अध्यादेश को नहीं मानते? हमारे श्रम कानून को तस्वीर नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने अध्यादेश वापस ले लिया। 1894 का भू अध्यादेश कानून अंग्रेजों का, जिसके खिलाफ आजादी के बाद भी इस देश का किसान लड़ता रहा है कि देश के किसान के हित में ये भू अध्यादेश नहीं है, उसको बदलो। 2013 में भू अध्यादेश को बदलने के लिए कानून आया और जिनके पास आया उस कमेटी की अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन सांसद
वो इस समय संसद की अध्यक्षा है, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, उस पूर्व अध्यादेश में कुछ संशोधन दिए, हमने भी संशोधन दिए, लाल झंडे के लोगों ने भी संशोधन दिए, हमारे कुछ संशोधन माने गए, कुछ नहीं माने गए, लेकिन 2000 का अध्यादेश लागू हो गया। मोदी जी आए, मोदी जी कह रहे नहीं 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 2013 का अध्यादेश ठीक नहीं है, इस अध्यादेश को बदलो, इसको बदलना है, इस अध्यादेश को बदल के पूंजीपतियों के पक्ष में करना है। इस देश का किसान इकट्ठा हो गया, 184 किसान संगठनों का संगठन बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी आपके अध्यादेश को नहीं मानेंगे, 6 बार अध्यादेश आया, वापस लाना पड़ा, देश का किसान इकट्ठा हो गया। अभी हाल ही में 2 दिन की संसद सभी किसानों की दिल्ली के संसद में आगे 184 किसान संगठन इकट्ठा हो गए। क्या मांग है? मांग है जो मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम इस किसान का कर्जा माफ करेंगे, इस किसान के स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। देश के किसान ने वोट दिया, मोदी जी की सरकार मुकर गई कर्जा माफ करने से, मोदी जी की सरकार मुकर गई स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिशों को लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया कि हम न कर्जा माफ कर सकते हैं और न स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू कर सकते हैं। 2 दिन के संसद के बाद इस देश के किसान ने कसम खाई है कि हम मोदी जी की सरकार को झुकाने का काम करेंगे, मोदी जी को इस बात को पूरा करना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं इसको। अभी 2017 में विधानसभा उत्तराखंड का चुनाव हुआ, मोदी जी ने 7 जगहों में उत्तराखंड में जनसभाएं की और क्या कहा? डबल इंजन की सरकार लाओ, हम कर्जा माफ करेंगे यहाँ के किसान का। और जैसे डबल इंजन की सरकार बनी, 57 सीटें 17 में से जीत के चले गए, उत्तराखंड की सरकार ने बोला हम कर्जा माफ नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। पहली बार उत्तराखंड में 6 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, पहली बार इस सरकार के बनने के बाद। टेहरी में हो गया, उधम सिंह नगर में हो गया, पिथौरागढ़ में हो गया, किसान ने आत्महत्या कर दी। और जब हमने जांच की क्यों की किसान ने आत्महत्या, कर्जे में डूब करके किसान ने आत्महत्या किया। हमको समझना पड़ेगा स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश क्या है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, अरे भैया ये मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल ये जो है मेट्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल है, इसका दाम तय कौन करेगा? सरकार नहीं, मेट्रोमैक्स कंपनी का मालिक दाम तय करता है। और हमारा किसान आलू पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, इस देश के इस प्रदेश की जनता के पेट पालने का काम करता है, लेकिन उस किसान को अपने उत्पादन का रेट तय करने का अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। स्वामीनाथन ने कहा था जितना उसके उत्पादन पर खर्चा होता है उसका 1.5 गुना के हिसाब से रेट तय होना चाहिए, और इसको सरकारों ने माना, लेकिन आज सरकार उस बात को नहीं मान रही। यहाँ की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता के भेज दिया। ये वो विधायक है मित्रों, जब केदारनाथ की आपदा आ रही थी, इनके पिताजी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, और ये केदारनाथ में बैठ के हेलीकॉप्टर और छाछ का तेल में दलाली करने का काम कर रहे थे, जो आपके विधायक है, ये उस तेल में दलाली कर रहे थे, वो आपके यहाँ के विधायक हैं। उनकी नजर है सितारगंज की चीनी मिल पर। हमें पता चला कि ये चीनी मिल कौन खरीदने वाला है, ये खुद उसके उम्मीदवार हैं, इनके रिश्तेदार उसके उम्मीदवार है, उसको बेचना चाहते हैं इस चीनी मिल को। हम कहना चाहते हैं जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस की सरकार, ये किसान की सरकार नहीं है, मजदूर की सरकार नहीं है, ये सरकार है इस देश की पूंजीपति और कॉर्पोरेट की सरकार। उनके पक्ष में कानून बनाने की बात करिए। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया उत्तराखंड की सरकार को बने हुए, एक भी विकास का पत्थर अगर आप बताएं, कहीं कोई विकास करना दूर की बात है, एक भी विकास का पत्थर नहीं लगा है। क्या लगा है? ये हरिद्वार में मीटिंग करते हैं, लोगों को कहते हैं देशद्रोही है, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। ये हरिद्वार में मीटिंग करते हैं, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में ये तिरंगा झंडा नहीं फहराते, ये भगोया फहराते हैं। और क्या कसम खाते हैं? 17 एमएलए जीत के जाते हैं, प्रदेश के विकास की बात, किसान की बात, मजदूर की बात नहीं करते,
वहां कसम खाते हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। कौन सा हिंदू राष्ट्र? जिस हिंदू राष्ट्र में लिखा है ढोल गवार सूट पशुनारी ये सब है कानून के अधिकारी, जहां दलित को अधिकार नहीं है, जहां महिला को अधिकार नहीं, ऐसे हिंदू धर्म ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं देश के अंदर बहुत से भाषा बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। आप कौन सा धर्म कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? चंद यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश हरियाणा को मिला के आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या उस हिंदू राष्ट्र में बंगाली रहेगा? उस हिंदू राष्ट्र में तेलुगु बोलने वाला रहेगा? उस हिंदू राष्ट्र में मलयालम बोलने वाला रहेगा? उस हिंदू राष्ट्र में पंजाबी बोलने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र की हमको आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना है जहां सब धर्मों का, सब बोलियों का, सब भाषाओं का सम्मान होता हो। ऐसे राष्ट्र की जरूरत है हमको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है इस देश के अंदर तो इस देश का किसान और इस देश का मजदूर है। वो सबसे ज्यादा दुखी है। किसान का चीनी मिल बताइए, जिसमें जो है 49% का मालिक यहाँ का शेयर धारक है इस समिति का, उसको कहीं पूछा नहीं जाता। तय करने वाला है सौरभ बहुगुणा, तय करने वाला है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, जो यहाँ के शेयर का कोई नहीं है, प्रधान नहीं है। लेकिन उन 49 लोगों को पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उन 49 लोगों जिनका पैसा लगा हुआ है, उस कर्मचारी को पूछने की जरूरत नहीं। जो कर्मचारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जिसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उस कर्मचारी को पूछने की जरूरत नहीं है हमको। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव हम सोमवार से आंदोलन शुरू करेंगे। और ये आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि तमाम उत्तम सिंह नगर का किसान, तमाम यहाँ का मजदूर, यहाँ की आम जनता इसके खिलाफ इकट्ठा होनी चाहिए और इस सरकार को मोटी खानी चाहिए और दोबारा से इस बात को रखना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जहां तक बात हमारी पार्टी का है, हमारे साथीदार सारे दल जो है हमाम में आए हुए, ठीक कह रहे आप, सही कह रहे, सारे दल हमाम में आए हुए, वो दल आए हुए हमाम में जो सत्ता में विपक्ष में है, हमाम में हमारा तो वो लाल झंडा है जो जीवन भर संघर्ष करता है, मजदूर का, किसान का, दलित का, महिला का, उपक्रम के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। हमारी इच्छा सत्ता में आने की नहीं है आज की तारीख में। हमारी इच्छा है इस देश के अंदर, इस प्रदेश का जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसकी भलाई के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और उस किसान को जागरूक करने का काम करेंगे। तब जाकर उस किसान को पता चले मेरा भुगतान है। और अपनी पार्टी की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन देता हूँ। इंकलाब की जाए। आपके सामने अभी हमारे उत्तराखंड सीआईटी को आप उपाध्यक्ष हैं कामरेंद्र सिंह जी और के महान मंत्री जी हैं, उन्होंने आपके सामने पूरे देश के अंदर कैसे हालात चल रहे हैं बहुत ही विस्तार से उन्होंने उसका वर्णन कर दिया है। कुछ हुआ नहीं जो मैं उस पर एक ही शब्द बोलूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से आए और इस दुख की घड़ी में हमें ढांढस बनाने के लिए, हमारे आंदोलन को सक्रिय करने के लिए उन्होंने बैठक की है कि हम पूर्ण रूप से इसमें सक्रिय रहेंगे। आप अपना आंदोलन जारी रखें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्रिम मैं चाहूंगा काम में सत्प्रकाश जी आशीर्वाद के रूप में भले 2 शब्द कहें। बैठे बैठे हम कहीं लगा दें। अब आपके सामने कांग्रेस सत्प्रकाश जी अपने विचार रखेंगे, जिन्होंने 46 से जब से तराई में आए हुए 47 से अनवरत संघर्ष यहाँ जारी रहा है। जनता के किसानों के लिए लड़ाई, कर्मचारियों के लिए लड़ाई, उन्होंने कभी अपने घर का काम
की ओर ध्यान ही नहीं दिया, फार्म की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। और इतनी लंबी आयु होने के बावजूद भी हमारे देश में आए हैं जो अब पहले की तरह पहनते जैसे नहीं, उनके स्वास्थ्य में इजाजत नहीं देता, इसलिए कहेंगे जो भी एक आध शब्द दो समझ कहना है वो कहते रहते हैं। कहें धन्यवाद। और इसके बाद यहाँ से जरूर जाएगा एसडीएम कार्यालय में और वहां जाके इसकी समाप्ति होगी। और कुछ यदि व्यवस्था रहेगा हो तो एसडीएम कार्यालय में जरूर विदा रखेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस प्रकार अपनी बात रखते हैं। आना पड़ेगा। आज के इस विशाल सभा के सभापति महोदय, उपस्थित किसान साथियों, मेरा शक्ति ये आज जिस राज्य में आप यहाँ आए हैं, निराशाजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। हम लोग ये उत्तराखंड की चीनी मिलें जो है, इसमें किसान सभा का आज का नहीं बहुत दिनों से 80-86 से इसके आंदोलन को चला। सारे जेल में घूम करके किसान सभा के नेतृत्व में उस वक्त लोग बाहर के लोग जानते हो, जयकृष्ण पांडेय हल्द्वानी में एक नेता थे, वो किसान सभा के साथ मिलकर के पूरे आज जो उत्तराखंड है इसमें घूम घूम करके लोगों का आंदोलन को शुरू किया। हर जगह गए, एक बहुत बड़ी मीटिंग हल्द्वानी में हुई थी जिसने तय किया था कि आंदोलन करेंगे और कम से कम 4-5 महीने वो आपको बेसिस पर इस उत्तराखंड में बननी चाहिए। 4 महीने लदाई थी, भाजपा थी और आपकी किसा थी और साथ है हम लोग लड़े। सरकार ने उस वक्त गोविंद पंत जी मुख्यमंत्री थे, स्वीकार किया और स्वीकार किया तो कुछ दिनों बाद नरेंद्र 3 दिनों का शिलान्यास, बाकी दिनों का जिक्र नहीं हो सकता। झारखंड में जहाँ जमीन बनी है उसका शिलान्यास नरेंद्र ने किया। लेकिन साथियों, जो वहां के किसान थे, वर्षार की जमीन थी, उसको कंपनसेशन देने की बात पहली नहीं। उन्होंने जो पत्थर लगे थे उठा करके वो पत्थर खाए।
क्योंकि वो उनकी जमीन बगैर किसी मुआवजे के ली जाएगी। गवर्नमेंट से होने चलेंगे। ये तो हुआ क्या, एक साथी गया था राजनीति से ऊपर उसके बाद कह दिया, मैं समझ रहा था। तो क्या हुआ, कह दिया रामस्वरूप सिंह वो से किसान सभा का मेरा था, वो बाकी लोग बैठे, उन्होंने कहा कि ये तो अन्याय होगा, यहाँ भी बननी चाहिए, तो क्या करें। रामस्वरूप सिंह जी क्या करेंगे, उन्होंने कहा मैं सत्प्रकाश को ढूंढ के लाता हूँ, मैं उन्होंने कहा ये हमारे क्षेत्र का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। मुझे ठीक चाहिए, मुझे उन्होंने सुन लिया, कहा आपने सुना होगा, मैं सुनने का पत्थर लगा है उठा के उन्होंने तय किया है। उन्होंने कहा फिर कहने पहले हम लोग चले किसानों से बात करें। मैंने कहा तुम्हारी पार्टी आती थी, उन्होंने कहा हमने 1000 दे दिया, हम लोग संख्या गए, संख्या लोगों से बात करी, उन्होंने कहा हमारी जमीन का कोई मूल्य ही नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि बढ़िया बात है। अगर मूल्य मिले तो मेरे पत्ती है, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई पत्ती। हम गए नरेंद्र को दूसरा, तुमने क्या किया है, लगाने का कि लोग बंद करने शुरू नहीं करने थे। उसने कहा बादशाह, मैं कहा उनको बच्चा की जमीन का मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए, बच्चा की जमीन का मिलना चाहिए मुआवजा, और तब वो किसान एग्री, उन्होंने कहा वो एग्री है, तुम्हें 1000 देता। उन्होंने ऐलान किया कि बच्चा मुआवजा मिलेगा, तब ये फैक्ट्री बनी, किसानों ने अनुमति दी और सरकारी ये फैक्ट्री चालू हुई, बन गई, चलने लगी। किसानों के हिस्से लिए गए, पहले तो लिए गए किसान, यहाँ के किसानों को पहले जब ये झगड़ा चल रहा था तो किसान है जितने हम किसान के इनके शेयर जो थे इतना चीनी मिल कीजिएगा, सुबह चीनी मिल के शेयर को वापस करने की बात हो या चीनी मिल बनने की बात चलने लगी, तो कुछ बातें शुरू में अच्छी हुई, लोगों को रोजगार मिलने की बात हुई। उसको पता क्या, जब चीनी मिल यहाँ नहीं थी, ये वो पुल पड़ता यहाँ एक पड़ता था, वो टूट गया था बाद में, ये इसी नदी पे, वहाँ हाथी फंस गया था, हाथी सब जहाँ आया था उसका हाथी उसे फंस गया, तो बड़ी मुद्दत के बाद वो हाथी को निकाला, यानी इतना रास्ते खराब थे, इसी स्थिति में हाथी खराब थी, तो वो जाकर के चीनी मिल करने लगे। तो इसमें चीनी मिल को बनने में, चीनी मिल को बनने में तो किसानों ने सहयोग दिया, और खास तौर पर किसान सभा के नेतृत्व ने सहयोग दिया। तो साथियों, ये अब मूवमेंट कैसे चलना चाहिए, नेगी जी कहाँ गए हैं, कहीं मेरी बात सुन रहे हैं? ऐसा है, मैंने बहुत धरने पर मुझे सरकार ने 36 दफा बंद, 4 साल से ज्यादा की सजा। ये धरनों से कुछ होगा? अब तो ऐसी सरकारें आ गई हैं जो धरने पर ये लोकतंत्र पद्धति को मानती नहीं है, तो क्या करेंगे? मैं तो अभी अल्मोड़ा मीटिंग में रखूंगा,
कि आंदोलन की पद्धति को बदलना पड़ेगा। ये सरकारें नहीं मानती हैं, हम प्रार्थना करने जाते हैं धन्यवाद से यहाँ के पकड़ के बंद करते हैं, कोई कानून नहीं, कोई उतार नहीं करते, कुछ नहीं करते, वहां धरना करते हैं। ठीक है, करेगा हम धरना ही रखते हैं तो धरना दें, और कहाँ धरना दें? मैं तो ये समझता हूं कि धरना अगर दिया जाए तो देहरादून न दिया जाए, यहाँ तो हमें कुछ सुनने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, और हमें इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में जाना चाहिए और वहां जाके करना चाहिए। सरकार के कामकाज चलता है नहीं चलता, उसको क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं, करना चाहिए। और अपना मन क्योंकि यहाँ जो सरकार बनी है मौके पर, मैंने ये मुसलमान का वेतन का रकम मिला उसको क्या रखा था, लेकिन जो वहां तय हुआ था, क्या होने में क्या हुआ था, एक ही मिले घाटे नीचे हो जाती हैं। उस कमेटी का मैं सदस्य था, क्या हुआ कि अधिकारियों की वजह से चीनी मिले घाटे में, आज तक वो रिपोर्ट का पता नहीं चला था, देखा गया उसे दबाया, अधिकारियों ने चीनी मिल को खाया है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हम आपके साथ मैं तो आया था, डॉक्टर एक दिन कहने लगे, मैंने कहा मुझे अस्पताल में बैठना पड़ेगा, तो खड़े हो जाएगा, मैंने कहा क्या करो, मैं आ जाता हूँ अस्पताल पर बैठ, डॉक्टर ना तुम तो अस्पताल में फौरन बन जाओगे, घर वाले आ गए, नहीं अस्पताल में करो। अच्छा मैंने कहा घर वाले तो दूंगा, हमारी बात है, लेकिन दिन में खाना वाना बना के ले जाना, नहीं तो मर जाओ। ऐसा है, ये लड़ाई बड़ी तीव्र लड़ाई है, बड़ी बुनियादी लड़ाई है, साधारण लड़ाई नहीं है। इसके लिए हमको इससे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के देहरादून में धरना देना चाहिए, और जो धरना है इसकी रोकने का क्या होगी मैं ही चाहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आपके साथ आपको यकीन दिलाता हूँ, धरना आप क्या करेंगे आपके साथ बैठे, और कब तक चलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी नीति भारत सरकार जो आज बैठी है, वो तय किया है कि हमने इस मार्ग पर चलना है, जो किसान मजदूर आम लोगों की पता नहीं पता करता हूँ उसका तय किया हुआ लेके आपको जाना है। चलिए अब किसानों से अपील करिए जाए ना, सबको तहसील में चलना है, एसडीएम के पास। सब कर्मचारी किसान बंधु इधर आए और अब ये प्रदर्शन बाजार में होते हुए एसडीएम कार्यालय में रहेगा। एसडीएम कार्यालय किसी को बोलने दो, एसडीएम कार्यालय चलना है सबको। सब किसान भाई यहाँ मंच पे आए, पहले बाजार में बोलते, बाजार में मीटिंग समाप्ति मिलकर चलना है इकट्ठे, सब लोग चलना है, पैदल चलना है, पैदल बोलो आगे चलो, आगे सब पहले मंडप में आगे हैं, ये बैनर खोले, ये चीज बैनर लेके आगे आगे चले, बैनर वाले चीनी में चलाने के लिए बैनर है, ये आगे जाना है, पहले
वाले आगे किसान भाई होंगे बैठने के साथ आप दो जने ये रेडियो रखवाओगे उस पे रेडी पे। रेडी है कहाँ? या ट्राली रख लो, ट्राली बुला लो ना, ट्राली तो आई थी। और इस माइक को रिक्शे पर लगा माइक को रखना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। सभी किसान भाई पकड़ के ले आप। मजदूर भाइयों से निवेदन है कि यहाँ एक जुलूस के रूप में काम करवाओ यार, वो माइक को रखवाओ यहाँ यार। से कारबंद होकर के तहसील पर चलेंगे और किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं तोड़ेंगे। चलो, इस बात का ध्यान रखें और जोशो खरोश के साथ नारा लगाते हुए तहसील गेट तक चलना है। धन्यवाद। किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको ना किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। एक तरह से गाड़ी पे रखवाना। रोटी रोटी